हाँ भाई, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स। ठीक है, देखो भाई, प्रकाश के बारे में अपने यहाँ पर 3 चैप्टर हैं, 11, 12 और 13। ये तीनों चैप्टर जो हैं वो प्रकाश के बारे में होंगे और प्रकाश के गुणों का ही इनमें अध्ययन किया जाता है। 11 चैप्टर जो है उसमें अपन प्रकाश की किरणों का अध्ययन करेंगे, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, उसके बाद में है वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आप लोग 10th में भी स्टडी कर चुके हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि 11th चैप्टर का जो बेस है वो 10th में है अपने पास, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें पुराना मिल भी जाएगा, 10th के टॉपिक्स भी रहेंगे अपने पास। थोड़ा अपन डिटेल से चलेंगे, 10th में इतना डिटेल नहीं हो पाता है, इसमें अपने यहाँ डिटेल बहुत है, तो डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12th चैप्टर और 13 चैप्टर फिर अलग ही हैं, उनका 10th से कोई लेना देना नहीं है। तो 3 चैप्टर हैं। नंबर वाइज अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। 11th और 12th जो दोनों चैप्टर हैं वो 9 नंबर के हैं भाई, दोनों मिला के अपने पास। ठीक है, तो अगर वेटेज वाइज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 16-17% के आसपास बैठते हैं, तो 16% वेटेज इन्हीं का रहता है। तो अब अपन चालू करते हैं। सबसे पहले किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में भी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परावर्तन। रिफ्लेक्शन। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं अपन, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, परावर्तन में केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, 2 माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो परावर्तन की घटना ऐसी घटना है जिसमें 2 माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो परावर्तन में मीनिंग ये है, अपने पास सीधा सा समझने का तरीका ये है कि अपने पास इसको यूं समझें कि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में चलती हुई किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है और परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन का उदाहरण आप जानते ही हैं, एक तो कांच में मुंह देखना, सुबह रोजाना आप देखते ही हो। तो ग्लास में मुंह देखना इसका एग्जाम्पल है, डेली देखते ही हो। ऑनलाइन क्लासेज में अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आते हो तो स्कूल आते नहीं हो तो बिना नए भी हो सकता है कि नहीं भी देख रहे होंगे, पर ज्यादातर तो अपने पास ग्लास में मुंह देखते ही हैं। परावर्तन का मतलब ये नहीं है केवल दर्पण या कांच से ही होता है, परावर्तन और भी कई चीजों से होता है। उदाहरण बता देता हूँ परावर्तन का। जैसे अपने पास है चम्मच होती है, तो चम्मच से भी परावर्तन होता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास दीवारों से भी परावर्तन होता है। दीवारों से जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन होता है। ठीक है, और जो चम्मच से या अपने पास मान लो कि कांच से जो परावर्तन होता है वो कौन सा परावर्तन होता है अपने पास है, वो परावर्तन नियमित परावर्तन होता है। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं भाई परावर्तन की डेफिनेशन। देखो, परावर्तन होगा तभी जब एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। तो एक सतह को पॉलिश कर देते हैं, ये परावर्तक सतह है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई तो इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। ये अभिलंब है भाई, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण है आप जानते हैं, आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है ना,
एक चीज हमेशा क्लियर रखना, कोण का मापन हमेशा ही अभिलंब से किया जाता है। कोण का मापन हमेशा ही कहां से किया जाता है? अभिलंब से किया जाता है। कोण जो है वो सतह से नहीं नापेगा, यहां से नहीं नापेंगे अपन। कोण का मापन इस पॉइंट से अभिलंब से होता है, तो ये कोण यूं नपेगा और ये कोण यूं नपेगा। ये चीज हमेशा आप क्लियर रखना। तो अब एक एग्जांपल भी बता देता हूं इसका। देखो, जैसे ये लीजिए, ये परावर्तक सतह है, ये अभिलंब हो गया। मान लो कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में ही आ रही है, तो वापस अभिलंब की दिशा में ही चली जाती है। अभिलंब की दिशा में ही आ रही है और अभिलंब की दिशा में ही वापस चली जाती है। इस चित्र के लिए अगर आप देखेंगे तो आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। रीजन ये है क्योंकि आई का मान भी 0 और आर का मान भी 0। कारण यह है कि अभिलंब से, अभिलंब की दिशा में ही किरण आ रही है, तो अभिलंब से अपने पास कोई भी कोण नहीं बनेगा, तो कोण 0 हो गया और परावर्तन कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होता है। एक चीज और बता देता हूं मैं, परावर्तन में एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए परावर्तन की घटना में आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, न तो अपने पास आवृत्ति में परिवर्तन होता है, न प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है, और न ही तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन होता है। तो आप ध्यान रखें, परावर्तन की घटना में आवृत्ति में, ठीक है, उसके बाद में तरंग दैर्ध्य, उसके बाद में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको अपन यूं भी समझ लें, देखो सीधा है, सी आई इज इक्वल टू सी आर। सी प्रकाश का वेग है, ये आपतित किरण के लिए हो गया, आई फॉर इंसिडेंस हो गया एंड आर फॉर रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का वेग बराबर होता है। इसी तरह से अपने पास लैम्डा आई और लैम्डा आर, तो आपतित किरण के लिए तरंग दैर्ध्य और परावर्तित किरण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान समान होता है। जो भी कोई क्लास में होगा उससे मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है, और बताना पड़ेगा ही। आगे अपन चलते हैं, आवृत्ति न्यू आई इज इक्वल टू न्यू आर। तो आवृत्ति ये अपने पास आपतित किरण के लिए, ये परावर्तित किरण के लिए, आवृत्ति बराबर, तरंग दैर्ध्य बराबर और प्रकाश के वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10th लेवल का है, पर काफी टाइम हो गया आप लोगों को, तो एक बार बताना जरूरी है। आगे अपन चलें, परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित परावर्तन होता है। फर्स्ट है नियमित परावर्तन और दूसरा होगा भाई अनियमित परावर्तन। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नीतू से कहो इसी में है क्या? अभी देखते हैं, तो बोल देगी वो तो होगी। ये अलग है, इंग्लिश मीडियम में है वो।
हाँ भाई, परावर्तन दो तरीके के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित परावर्तन। सबसे पहले अपन चलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें, थोड़ा डिस्टरबेंस था तो वापस आगे बढ़ते हैं अपन नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में चली जाती है। मतलब यह है कि आपतित किरणें आते समय भी समांतर हैं और परावर्तन के बाद में जाते समय भी समांतर होगी, तो इसका मतलब कौन सा परावर्तन होगा, वो नियमित परावर्तन का उदाहरण होता है। ये अपने पास चिकनी सतह है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये सारी की सारी समांतर हैं। परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर हो जाती है। ये घटना नियमित परावर्तन का उदाहरण है। आगे अपन चलते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। ठीक है, विसरित शब्द बना है विसरण से। विसरण का मतलब आप समझते ही हैं केमिस्ट्री में, फैलना। ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में न जाकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यह घटना विसरित या अनियमित इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये देखो, सतह जो है वो खुरदरी है, खुरदरी सतह है तो प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो तो समांतर हैं, परंतु परावर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती है। ठीक है, तो ये घटना अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाती है। ठीक है, दोनों के एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। देखो भाई, अपन दर्पण में मुंह देखते हैं तो वो नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दर्पण अपने पास देखते हैं अपन, पूरी पूरी चिकनी सतह है, तो ये नियमित परावर्तन का उदाहरण हो गया। हिलते हुए पानी में मुंह देखना, ये अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा एक और बता देता हूं, जैसे मान लो कि दीवारों से परावर्तन होता है प्रकाश का, तो दीवारें जो है वो चिकनी सतह नहीं मानी जाएगी। दीवारें कैसी सतह मानी जाएगी? खुरदरी सतह मानी जाती है। तो दीवारों से जो परावर्तन होगा वो अनियमित या विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। आगे अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, पहला नियम है, सबसे पहले परावर्तन का नियम आप सब जानते ही हैं, 10th के लेवल का ही है। शुरुआत करते हैं अपन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। ये डायग्राम से भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ये अभिलंब है भाई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। एक ही तल में स्थित होता है, इसका मतलब यह है एक ही समतल में निहित होते हैं भाई। एक ही समतल का मतलब, समतल आप जानते ही हैं, जैसे एक्स वाई समतल, वाई जेड समतल, जेड एक्स समतल हो गया अपने पास। तो एक ही समतल में, ये पूरा का पूरा डायग्राम 2D में ही है अपने पास, तो ये एक्स वाई तल में ही विद्यमान होते हैं। सेकंड नंबर, आप सभी जानते हैं से एक दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो कोण आई किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के बराबर होता है। क्लियर है? आगे अपन चलेंगे अपन।
हाँ भाई, सबसे पहले आते हैं कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है। जैसे समझने का तरीका यह है भाई, ये खोखला गोला हो गया, खोखले गोले को मान लो यहां से ये यहां से काट दिया अपन ने, ठीक है ना। यहां से काट के ये टुकड़ा हटा दो तो ये कटा हुआ भाग हो गया खोखले गोले का, ठीक है। अब इसके एक और पॉलिश कर दें अपन, अगर अपन पॉलिश नहीं करते हैं तो फिर परावर्तन नहीं होगा भाई। फिर क्या होगा, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित होगी तो वो आर पार निकल जाती है, जिसको पारगमन कहा जाता है। और पारगमन का दूसरा नाम है अपवर्तन। पारगमन का दूसरा नाम क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो एक साइड में पॉलिश करें, अब वो अपने ऊपर है कि पॉलिश किस साइड में करनी है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले अगर आपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश की है, बाहर वाले भाग पर, ये इस बाहर वाले भाग पर पॉलिश की है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण का निर्माण हो जाएगा। अगर अंदर की ओर दबे हुए भाग पर पॉलिश की गई है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाता है। एक चीज और बता देता हूँ दोनों को, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला दर्पण। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणें वाला दर्पण। तो अभिसारी का मतलब इकट्ठी करने वाला, अपसारी का मतलब फैलाने वाला। एक चीज याद रखना भाई, लेंसों में दर्पण से उल्टा मामला है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वो क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। जब अपन लेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तल लेंस जो होगा वो अभिसारी हो जाएगा, अवतल लेंस जो होगा वो अपसारी हो जाएगा। क्लियर है, एकदम उल्टा मामला चलता है। वहां पर अभिसारी उत्तल हो जाएगा, अपसारी अवतल हो जाएगा। ये चीज क्लियर रखना। अभिसरण का मतलब इकट्ठा करने वाला, अपसारी का मतलब है फैलाने वाला। कैसे फैलाएंगे और कैसे अपने पास इकट्ठा करेंगे, ये दोनों चीजें अभी अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। माइक की आवाज नहीं आ रही है, क्या करेंगे, अच्छा बीच में। हाँ भाई, समतल दर्पण। अब सवाल उठता है कि समतल दर्पण कौन से खोखले गोले का भाग है। तो इसको यूं समझे, समतल दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसकी त्रिज्या अनंत है। त्रिज्या कितनी है इसकी, अनंत। तो एक ऐसे खोखले गोले की कल्पना की जाए जिसकी त्रिज्या अनंत हो, जब उसमें से एक टुकड़ा काट के निकालेंगे तो वो टुकड़ा लगभग सीधा निकल आएगा और कौन से दर्पण का निर्माण हो जाएगा, समतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। समतल दर्पण किरणों को न तो फैलाता है न इकट्ठी करता है। फिर क्या काम करता है, अगर समांतर किरणें आ रही है तो समांतर ही रखने का कार्य किया जाता है। अभी समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण भी अपन समझा देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे अपन चलें। किसी की आवाज, अच्छा वो म्यूट कर दिया होगा, ठीक। ये बात हो गई भाई अपने पास है गोलीय दर्पण की। अब अपन कुछ परिभाषाएं चलेंगे। तो परिभाषाओं से पहले अपने पास यहां पर आ जाते हैं।
हाँ भाई, सबसे पहले देखो अपन कुछ परिभाषाएं चलते हैं। ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुवे कहलाता है। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। ध्रुव को अपन यूं समझ लें कि मैच के आधार पर मूल बिंदु की पोजीशन में जो होता है वो ध्रुव है अपने पास। तो ध्रुव में कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। आगे अपन चलें। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसको काटकर दर्पण का निर्माण किया गया है। वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसको काटकर दर्पण का निर्माण किया गया है। देखो ये रहा, ये अवतल दर्पण है भाई। यहाँ पर देखो, इसको अपन ने किसी खोखले गोले से काटकर यूं बनाया था, तो इसका केंद्र यहां पर हो जाएगा। तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर चलें, इसमें भी खोखला गोले का केंद्र यहां पर बनेगा अपने पास। तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। समतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां पर होता है? अनंत पर होता है, क्योंकि समतल दर्पण ऐसे गोले को काटकर बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या अनंत के बराबर होती है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसको काटकर दर्पण का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये रहा, इसके सामने वक्रता केंद्र हो गया, इसमें ये इधर वक्रता केंद्र हो गया अपने पास। ठीक है ना। एक चीज पहले ही बता देता हूं मैं, लेंस में भी लागू है और दर्पण में भी लागू है। वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर हमेशा ही अभिलंब होती है भी। वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर हमेशा ही अभिलंब होती है। क्यों होती है? देखो कारण बता देते हैं। ये अपने पास यूं ले लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया सी। जैसे ये रेखा, मिलाने वाली रेखा कितने कोण पर होगी? है 90 डिग्री के कोण पर होगी। क्यों होगी? ये खोखला गोला बना लिया अपन ने, बन गया खोखला गोला। अब अगर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये अभिलंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचता है तो ये हो जाएगी। फिर यहाँ से खींचोगे, ये कोण वापस किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। इसको यूं समझा जा सकता है, किसी भी गोले में या किसी भी वृत्त में त्रिज्या जो होती है वो हर बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये लेंसों में भी खूब काम में आएगी और दर्पणों में भी खूब काम में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार लाइन पे ध्यान दो, मिलाने वाली रेखा, रेखाखंड नहीं बोल रहा हूं मैं, रेखा बोल रहा हूं। रेखा का मतलब इधर लाइन, इधर भी अनंत में और इस साइड भी अनंत में होता है। तो इधर भी चल सकते हैं अपन मुख्य अक्ष और इधर भी चल सकते हैं। उसके बाद में अपन चलें नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यूं है, उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है जिसको काटकर दर्पण का निर्माण किया गया है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा और है अपने पास, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी इसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो P और C के मध्य की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर। तो ये R के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलें फोकस बिंदु।
इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं भाई, एफ है। तो परिभाषा क्या है फोकस बिंदु की, देखो किसी दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिस बिंदु पर अभिसारित होती है या अभिसारित होती हुई लगती है, अपीयर टू कन्वर्ज और कन्वर्ज, अंग्रेजी में ये बोला जाता है कि अभिसारी होती है या अभिसारी होती हुई लगती है, तो जिस बिंदु से वास्तव में गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। देखो यहां से समझा देता हूं मैं, ये अवतल दर्पण है भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ये यहां से गुजर गई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहां से गुजर गई, दोनों किरणें जहां से गुजर रही है वो इसका फोकस बिंदु कहलाता है। अब आप देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस बिंदु सामने हुआ या पीछे हुआ, तो जवाब मिलेगा अवतल दर्पण में फोकस बिंदु सामने की ओर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, तो सामने की ओर फोकस बिंदु हो गया। एक और चीज चलते हैं, फोकस बिंदु वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो एक बार देखें आप, ये जितनी भी किरणें हैं सारी की सारी गहरी लाइन से दर्शाई हुई है, तो ये सारी की सारी किरणें वास्तविक किरणें हैं, तो इसमें फोकस बिंदु वास्तविक होता है, वास्तविक और दर्पण के सामने। देखो भाई वास्तविक में और आभासी में क्या अंतर है। वास्तविक का मतलब है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो वास्तविक, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो वो आभासी। ठीक है, अब पर्दे का मतलब कपड़े का पर्दा नहीं है भाई, पर्दे का मतलब दीवार भी हो सकती है, कपड़े का पर्दा भी हो सकता है, अपना हाथ भी हो सकता है। तो इसको यूं समझे अपन, देखो तरीका ये है, ये एक अपने पास अवतल दर्पण ले लिया, इसके सामने मान लो मोमबत्ती जलाई, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा भाई, तुम लोगों को इसके सामने अगर हाथ ले जाओगे तो सामने हाथ पर मोमबत्ती की लो दिखाई दे जाएगी, वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तुम लोग सुबह दर्पण में मुंह देखते हो, मैं कल बता दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है इसमें 5-7 मिनट लगती है फिर। हाँ तो इतना नहीं है तो फिर क्या करें, तो